नगर एवं इसके प्रकार। इससे जो पहली अवधारणा थी उसमें हमने नगरीय समाजशास्त्र के बारे में जाना था कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। आज हम देख रहे हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगर और इसके प्रकार। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समुदाय दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। जो ग्रामीण समुदाय होता है उसकी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। उनकी पूर्ति कभी कभी गांव में न होकर के उनके आसपास के क्षेत्रों में होती है। वो क्षेत्र कस्बे भी हो सकते हैं और नगर भी हो सकते हैं। जैसे कि घरेलू सामान होता है, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी नहीं हो पाती और उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कभी कभी उनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं कभी कभी वो टाउन यानी कि कस्बे का भी रूप ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा कस्बा, इसको अंग्रेजी में टाउन कहते हैं। जब सन 1961 में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी तो उसमें जो 50,000 से जो अधिक जहाँ के लोग थे उस क्षेत्र को कस्बे यानी कि टाउन का नाम दिया गया। कस्बे गांव से बड़े होते हैं, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या अधिक होती है। जो कस्बा होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर शिक्षा की सुविधा मिल जाती है, चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, सभी तरह की सुविधाएं टाउन यानी कि कस्बे में मिल जाती है। जो कस्बा होता है उसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों का मिश्रित रूप होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। वहाँ पर आजीविका उपार्जन करने के लिए कुछ लोग खेती का भी कार्य करते हैं, कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो कस्बा होता है वो मिला जुला रूप होता है, वहाँ की संस्कृति मिली जुली हुई होती है। कई लोग ग्रामीण संस्कृति का भी अपनाते हैं, कई लोग नगरीय संस्कृति को भी अपनाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर सड़कों का अभाव था, आने जाने में दिक्कतें होती थी, तो आज उनको कस्बों तक जोड़ा गया है जिससे कि वहाँ के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आसानी से चिकित्सा की सुविधा के लिए, शिक्षा के लिए आ जा सकते हैं। व्यापार करने के लिए भी लोग कई बार पहले नौका यानी कि नाव का प्रयोग करते थे क्योंकि सड़कें नहीं थी, परंतु अब सड़कें हो गई हैं। जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर पुल का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से आज आधुनिक जमाने में कुछ परिवर्तन नजर आए हैं। कस्बे की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कस्बा सबसे छोटा होता है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष, जैसे कि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, परंतु जो कस्बा होता है वो भी इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध ना बनाए जाए। सभी से नहीं तो कम से कम कुछ लोगों से तो प्रत्यक्ष संबंध अपने हो ही जाते हैं, जिनसे कि अपन हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, राम राम श्याम श्याम होती है, तो उनसे प्रत्यक्ष संबंध भी होते हैं कस्बे में। कस्बे में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, लोग एक दूसरे से घनिष्ठता का भाव रखते हैं, निकट संबंध पाए जाते हैं। तो अब आता है हमारा जो कस्बा होता है उसके जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। कस्बे की जो संस्कृति होती है वो मिश्रित रूप की होती है। अब आता है नगर यानी कि सिटी। नगर किसे कहते हैं? नगर में कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी कस्बे में 50,000 से अधिक लोग, 5,000 से अधिक लोग होने चाहिए। उसी प्रकार नगर में कम से कम 50,000 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उसी को नगर का नाम दिया जाता है। ऐसे बर्गेल ने
नगर में कहा है कि नगर में कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं वो कृषि कार्य नहीं करते हैं, कृषि के अलावा अन्य कार्य करके ही अपनी आजीविका उपार्जन करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं नगर के लोग। परंतु जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो केवल कृषि कार्य करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं। और जो कस्बे के लोग होते हैं उनकी आजीविका का जो स्रोत होता है वो मिश्रित होता है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति मिश्रित होती है। कुछ लोग खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं तो कुछ लोग अन्य व्यवसाय के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। परंतु नगर में सभी लोग आजीविका अन्य व्यवसाय के द्वारा ही उपार्जित करते हैं। अगले आते हैं जो नगर के जो लोग होते हैं उनके बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं, उनके अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं होते हैं। उन लोगों में हम की भावना भी नहीं होती है, आत्मीयता का भाव भी बहुत कम होता है। नगर में जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के लोगों में आत्मीयता का भाव, हम की भावना नहीं पाई जाती है। नगर में कानून व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है। और ग्रामीण जो क्षेत्र होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं कम होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र छोटा होता है तो वहाँ पर कानून व्यवस्था कम लागू होती है, क्योंकि जो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए पंच सरपंच होते हैं जो कि वहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परंतु जो नगर की जो कानून जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वहाँ के प्रशासन कानून व्यवस्था को लागू करते हैं, जिससे कि नगर की व्यवस्था बनी रहे। नगरों में वायु प्रदूषण अधिक होता है, क्योंकि जो वहाँ के कल कारखाने होते हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उनसे धुआं निकलता है, जिससे कि वहाँ की जो वायु होती है वो सब पूरी दूषित हो जाती है। वहाँ के लोगों का ताज़ी हवा नहीं मिल पाती है। जो नगर के जो व्यवसाय कार्य होते हैं, औद्योगिक धंधे होते हैं, उनसे जो गंदगी होती है वो निष्कासित करने के लिए कभी कभी नालों में छोड़ दी जाती है, जो वहाँ के आसपास का पानी भी दूषित हो जाता है। तो ऐसे पानी को पी करके लोगों का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जाता है। तो इस प्रकार की जो अवधारणाएं होती हैं वो हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। नगरों में धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से कई प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। जो नगर होते हैं उसमें कई बार देखा जाए कि जो नगर होता है उसमें राजनीतिक सत्ता भी पाई जाती है, राजनीति अपनाते हैं, राजनीति का कार्य करते हैं। जो नगर होता है वो सांस्कृतिक रूप से भी कई प्रकार से अध्ययन किया जाता है। धार्मिक रूप से वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो इस प्रकार से जो नगर होते हैं वो हमारे कई प्रकार से डिवाइड होते हैं। उनको धार्मिक रूप से देखते हैं, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन है, बड़ी बड़ी जो ऐसे अयोध्यापुरी है, काशी है, ऋषिकेश है, तो वहाँ पर बड़े जो जो क्षेत्र है वो धार्मिक क्षेत्र के कारण, धार्मिक कार्यों के कर्मों के कारण, धार्मिक स्थलों के कारण वो क्षेत्र नगर के रूप में आ जाते हैं। कुछ लोग कुछ नगर व्यवसाय के रूप में और धंधों के रूप में बड़े बड़े क्षेत्रों में आ जाते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कल कारखाने होते हैं, तो वो औद्योगिक धंधे की वजह से वो लोग नगर महानगर में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे नगर होते हैं उनके कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नगर को हम देखने के लिए कई प्रकार से कुछ न कुछ व्यवस्थाएं इनमें चलती रहती। नगर के जो लोग होते हैं उनके लिए नगर के अंदर काफ़ी तरह की व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। उनके लिए आर्थिक रूप से औद्योगिक कल कारखाने होते हैं, प्रशासनिक सुविधाएं होती हैं, उनके पास रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रशासनिक जो कानून होते हैं, कानून की व्यवस्था होती है उनके पास। स्वच्छ वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पर नियमित रूप से साफ सफाई होती रहती है। उनके पास रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, रोजगार होता है उनके पास, क्योंकि वहाँ के जो आसपास काफ़ी तरह की कंपनियां होती हैं, औद्योगिक कल कारखाने होते हैं,
फैक्ट्रियां होती हैं, जिनके कारण आज के युवाओं को वहाँ पर रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें सीपी लुईस कहते हैं कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार, घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति, सामाजिक संबंधों की भिन्नता जैसी विशेषताओं के आधार पर उसे पृथक किया जा सकता है। जो हमारा नगर होता है उसे वहाँ जनसंख्या के आकार पर, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर, व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, उनके सामाजिक संबंधों की जो भिन्नता के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर नगर को पृथक किया जाता है। कई प्रकार से देखते हैं कि नगर कहीं पर छोटे भी होते हैं तो कई प्रकार के बड़े भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि नगर बड़े ही हों। कभी कभी नगरों की जो आकार होता है कम होता है, छोटा होता है, वहाँ पर जनसंख्या भी, घनत्व भी कम होता है, जनसंख्या भी कम होती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर उनका क्षेत्र छोटा है या जनसंख्या कम है तो वहाँ वो नगर ना कहलाए। अगले दुर्खीम कहते हैं कि जो नगर में जो लोग होते हैं उनमें सावयवी एकता के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो दुर्खीम के अनुसार जो वहाँ के लोग होते हैं सावयवी एकता के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। नगर में सुविधाओं और सुरक्षा का अभाव रहता है। लोगों में व्यक्तिवादिता होती है, औपचारिकता का अभाव होता है। जो नगर के जो लोग होते हैं उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध कम पाए जाते हैं। नगरियों में नगरीय परिभाषा को समझने के लिए देखते हैं कि जो नगर के जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी तरह की सुविधाएं भी होती हैं तो कुछ असुविधाओं का सामना भी उनको करना पड़ता है। नगरीय समाज के लिए लोगों को कई प्रकार की असुविधाओं का भी सामना। नगरीय समाज में कि जो लोग होते हैं उनमें औपचारिकताएं पाई जाती हैं। नगरीय आकारिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थिक कमजोरी, ये सभी वहाँ की कमजोरियाँ होती हैं जो कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनके आधार पर नगर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में नगरीय जीवन को प्रभावित करती हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं परिस्थिति के अनुसार समय समय पर अनुकूलन करते रहते हैं। नगरीय आवास में एडजस्ट होने के कारण उनको भी अनुकूलन करना होता है। वहाँ की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी, वहाँ के चकाचौंध भरी जो जिंदगी होती है उसको जीवन व्यतीत करने के लिए वहाँ के लोगों के जैसा उसको वातावरण बनाना पड़ता है। जो नगरीय लोग होते हैं उनका किसी न किसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा नगरीय जीवन जीने के लिए बाधित होते हैं जिसके कारण लोग किसी न किसी प्रकार से कार्य करते हैं। जो नगरीय जो वातावरण होता है नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत वहाँ की आकार की, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्षेत्र, इन सब का नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो नगरीय वातावरण होता है उसको समझने के लिए वहाँ के आर्थिक आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है, आर्थिक रूप से उनको कार्य दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत से पहले जो हमारा गांव थे, सबसे पहले गांव बने। गांव का अस्तित्व सबसे पुराना है। इसके बाद धीरे धीरे नगर कस्बों का विकास हुआ, इसके बाद नगरों का विकास हुआ। गांव का अस्तित्व बहुत पुराना है जबकि नगरों का अस्तित्व बहुत पुराना नहीं है। कस्बे
सबसे पहले गांव आए, फिर कस्बा, तहसील, नगर, इस तरह से इनका परिवर्तन होता चला गया और ये इनमें विकास होता चला गया। इस तरह से कभी कभी नगर महानगर भी बन गए, नगरों ने महानगरों का रूप ले लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।